हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकेटा। सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 10 और 11 को डिस्कशन आज हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस है एज पर सेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसका क्या मीनिंग होता है, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकेटा है एज पर सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड उसका क्या मतलब होता है। तो पहले हम लोग जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग सेक्शन 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेस सबजुडाइस का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट बड़ा ही एक कॉमन वर्ड है कि बार बार हमें आसपास में पड़ोसियों से सुनने को मिलता है कि स्टे लग गई। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिसमें हम लोग ये सुनते हैं कि स्टे लग गया, इस मैटर में स्टे लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली उस स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होता है, यही चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस डिस्कस करता है सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 10। तो स्टे ऑफ सूट का मतलब ये होता है कि अगर अगर सेम मैटर के लिए अगर सेम मैटर के लिए सेम कोर्ट में, है ना, सेम मैटर के लिए सेम कोर्ट में अगर सेम पार्टी के द्वारा अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया जाता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ बातों को, सेम कोर्ट में सेम पार्टी के द्वारा अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल होते हैं तो जो बाद वाला हम सूट फाइल करते हैं उस पर स्टे लग जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी पहले से किसी मैटर में प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में चल रही है, अगर प्रोसीडिंग किसी मैटर को लेकर के किसी कोर्ट में चल रही है, और अगर उसी मैटर को लेकर के हम अगर फिर से दोबारा उस कोर्ट में जाएंगे, तो ध्यान रखे बात, दोबारा जब जाएंगे तो दोबारे वाले उस मैटर पे स्टे लग जाता है। क्या लग जाता है? स्टे ऑफ सूट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हम सभी जानते हैं कि कोर्ट का जो समय है वो बड़ा ही बहुमूल्य समय है। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि बार बार वो एक ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक ही चीज़ों को सुनेंगे। तो पहले से जब ऑलरेडी किसी पार्टिकुलर मैटर पे अगर हियरिंग हो रही है, अगर प्रोसीडिंग चल रही है, तो बाद में अगर हम सेम मैटर को लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करती है, उन चीज़ों पे स्टे लगा देती है, उसको सेट असाइड कर देती है। स्टे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो मैटर डिस्कस किया जा रहा है, उसकी हियरिंग हो रही है। तो फिर जो स्टे लगता है सब्सिक्वेंट मैटर पे, उसका क्या होता है, जब पहले वाले मैटर पे यानी कि सिमिलर नेचर के जो पहले से जो सूट फाइल किए गए हैं उसका जब फैसला आएगा, वही फैसला उस सब्सिक्वेंट सूट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी जब हम सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हैं तो उस पर स्टे लग जाता है, और वो स्टे तब तक लगा रहेगा जब तक कि पहले वाले सूट पे यानी कि जो ऑलरेडी जिस पे प्रोसीडिंग चल रही है उस पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक स्टे लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही फैसला आता है वो फैसला उस सब्सिक्वेंट सूट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है, दिल्ली सरकार की कोई वैकेंसी आती है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेंट ने अप्लाई किया। बाद में ऐसा देखा गया कि जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, जब सिलेक्शन हुआ, तो उसमें ऐसा देखा गया कुछ जो एप्लीकेंट थे उनको ऐसा डाउट है, आपत्ति है कि हमारा सिलेक्शन इसमें गलत तरीके से नहीं हो पाया है। तो मान लेते हैं कि कोई XYZ नाम के तीन ऐसे लोग थे जिनको आपत्ति था, कि मैं जो रिजेक्ट हुआ हूँ वो गलत तरीके से मुझे रिजेक्ट किया गया है, हमें भी इसमें सेलेक्ट होना चाहिए था। अब उसमें से क्या होता है कि जो एक्स नाम का व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, कोर्ट जाता है इन चीज़ों को, इन आपत्ति को लेकर के कोर्ट में जाता है, वो सूट फाइल करते हैं, प्रोसीडिंग चलने लगती है। कुछ दिन जब हियरिंग होती है, प्रोसीडिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि मैटर जो है एक्स के फेवर में है और एक्स के फेवर में कुछ फैसला आने वाला है कोर्ट का। ये चीज़ देख करके वाई और जेड को ऐसा लगता है कि हमें भी कोर्ट जाना चाहिए था, और वाई और जेड फिर से क्या करता है, उसी सेम मैटर के लिए फिर से उसी कोर्ट में जाता है कि सर हम लोग भी इसमें अप्लाई किए थे, हम लोगों को भी जॉब नहीं हो पाया था, और कोर्ट में इस तरीके से वो पिटीशन दायर करते हैं। तो अब थोड़ा सा गौर से ध्यान से सुनिएगा।
डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस यही कहता है कि सिमिलर मैटर के लिए सेम कोर्ट में सेम पार्टी के द्वारा सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि एक्स वाई जेड सेम पार्टिकुलर मैटर में एप्लीकेंट थे, पार्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेंट थे, ऑलरेडी उस मैटर में एक्स के द्वारा पिटीशन फाइल किया जा चुका है, तो वाई और जेड जब सब्सिक्वेंट पिटीशन लेकर के जाएंगे उस सेम मैटर के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, वाई और जेड के पिटीशन पे सूट पे स्टे लगा देगी। वो स्टे तब तक लगा रहेगा जब तक कि एक्स वाले मैटर पे फैसला नहीं आ जाता है, और जब एक्स का फैसला आ जाएगा, अगर एक्स के फेवर में आता है तो वाई और जेड के फेवर में भी होगा, और अगर एक्स के अगेंस्ट में आता है तो वाई और जेड के अगेंस्ट में भी उस फैसले को माना जाएगा। दैट इज स्टे ऑफ सूट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस का मतलब क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस का मतलब स्टे ऑफ सूट होता है जब सब्सिक्वेंट सूट अगर हम फाइल करते हैं सेम मैटर के लिए सेम कोर्ट में, तो कोर्ट उन चीज़ों को सेट असाइड कर देती है तब तक जब तक कि पहले वाले मैटर पे फैसला नहीं आ जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोर्ट के पास एक बाउंडेशन है, समय की कमी है, उस समय की कमी को ध्यान में रखा जाए और जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसका निपटारा भी समय से किया जाए। दूसरा एक और कारण है इसके पीछे कि अगर सेम मैटर पे ही कोर्ट के अगर अलग अलग बेंचेज, जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में अलग अलग बेंचेज होते हैं जिसमें कि अलग अलग जजेस लोग बैठते हैं, तो अगर एक ही मैटर सिमिलर मैटर को अगर दो बेंच के पास अगर सौंप दिया जाए, एक सेम मैटर को कोई दूसरा बेंच सुन रहा है और सेम मैटर को कोई तीसरा बेंच सुन रहा है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है ना, कि एक बेंच के द्वारा फैसला कुछ और आ रहा है और दूसरे बेंच के द्वारा फैसला कुछ और आ रहा है। तो ऐसा जब होगा तो दिक्कत ये होगी कि कोर्ट की अवहेलना होने लगेगी, है ना, कोर्ट का फिर मजाक उड़ने लगेगा कि भाई एक ही कोर्ट में एक फैसला कुछ और आ रहा है और दूसरा फैसला कुछ और आ रहा है। तो ऐसा सेम मैटर में फैसला अलग अलग न आ जाए, इसलिए भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस का जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो रेस सबजुडाइस है, इसके कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया और इसके कॉन्सेप्ट का बहुत ही मतलब व्यापक प्रभाव है। और जनरली हम लोग ये बात सुनते हैं कि स्टे लग गया, उस स्टे का एग्जैक्टली मीनिंग यही होता है। और ये क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बताया, ताकि कोर्ट के समय को हम बचा सके। दूसरा चीज़ है कि सेम मैटर के लिए अलग अलग फैसला न दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने से कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए हमारी जो क्या कहते हैं, एक जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं टूटने लगेगा। इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया। अब नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकेटा। इसका मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ सूट। रिजेक्शन ऑफ सूट ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस का। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग होता है, यानी कि जब प्रोसीडिंग चलती रहती है तब अगर सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया जाता है तब तो स्टे लग जाता है। लेकिन अगर उसी सेम अगर हम एग्जाम्पल में बात करें कि दिल्ली गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आई थी जिसमें एक्स वाई जेड को क्या हुआ था, जॉब नहीं हुआ था, है ना, एक्स क्या किया था, कोर्ट में गया था, एक्स कोर्ट में गया, एक्स के फेवर में फैसला आ गया, एक्स के फेवर में फैसला आ गया। फैसला आने के बाद अगर वाई और जेड फिर से उसी कोर्ट में जाएंगे तो ध्यान रखिए बात, वहाँ पे रिजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि फैसला ऑलरेडी उस मैटर पे दिया जा चुका है। तो जैसा कि स्टे ऑफ सूट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग लगता है, यानी कि अभी हियरिंग हो रही है, अभी सुनवाई चल रही है, तब वहाँ पे स्टे लगता है। लेकिन जब ऑलरेडी फैसला प्रोनाउंस हो चुका है, जब ऑर्डर आ चुका है, तब वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकेटा काम करता है, यानी कि वहाँ पे रिजेक्शन ऑफ सूट होता है। क्यों रिजेक्शन होता है? क्योंकि ऑलरेडी उस मैटर पे फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जा चुका है। तो अगर एक्स के फेवर में फैसला सुनाया गया है तो वाई और जेड के लिए भी फेवर में फैसला होगा, और अगर एक्स के अगेंस्ट में फैसला हुआ है तो लाजमी है वाई और जेड के लिए भी अगेंस्ट में ही माना जाएगा। यही बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिकेटा दैट इज द रिजेक्शन ऑफ सूट। तो रिजेक्शन कब होगा? जब ऑलरेडी उस मैटर को लेकर के कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जा चुका है। अगर दिया जा चुका है तो ध्यान रखिए बात, अगेन उसी मैटर के लिए आप सेम कोर्ट में उस मैटर को लेके नहीं जा सकते हैं। क्यों? अगेन कोर्ट की जो समय है बहुमूल्य है, कोर्ट के समय को ध्यान रखना है, और एक ही मैटर को बार बार सुन करके, है ना, कोर्ट भी नहीं चाहेगी कि हम एक में फैसला कुछ और दे रहे हैं और दूसरे में फैसला हम कुछ और दे रहे हैं। बेंचेज अलग अलग होने के वजह से फैसला अलग अलग हो सकता है, इसलिए
ध्यान रखे बात, यहाँ पे जब फैसला ऑलरेडी सुना दिया जाएगा तब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकेटा काम करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकेटा से ही एक रिलेटेड चीज है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी आप सूट फाइल करते हो, जब भी आप सूट फाइल करते हो, सूट फाइल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो जो रिमेडी ऑनरेबल कोर्ट से डिमांड करनी है उन सारे रिमेडी को हम अपने पिटीशन में, हम अपने एप्लीकेशन में मेंशन करें। क्योंकि अगर हमें कुछ रिमेडी चाहिए और हम अगर अपने पिटीशन में उसको मेंशन नहीं करेंगे, अगर हम कोर्ट से नहीं मांगेंगे, तो ध्यान रखे बात, कोर्ट ये एज्यूम नहीं करेगी कि हमें क्या रिमेडी मिलना चाहिए था। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत यही कहता है कि हम जब भी कोर्ट में जाते हैं, ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि हमें कौन कौन से रिमेडी मिलना चाहिए कोर्ट से, और हम किन किन चीज़ों के लिए कोर्ट के पास जा रहे हैं, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना जरूरी होता है। यानी जब भी आप सूट फाइल करें, आपको उस समय अपने हर एक अधिकार का ध्यान होना जरूरी है, और आपके किस किस अधिकार का हनन हुआ है ना, कौन कौन से चीज़ों का वायलेशन हुआ है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट कभी भी एज्यूम नहीं करेगी कि आपको ये अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ऐसा एजम्पशन के आधार पे कोर्ट कभी रिमेडी ग्रांट नहीं करती। एक कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत कहता है, यानी आप जो चीज़ मांगेंगे कोर्ट से, उन्हीं चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, फिर उसमें से जो चीज़ें कोर्ट को उचित लगती है वो फैसला दिया जाएगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम जो मांगेंगे कोर्ट से वो चीज़ें हमको मिल जाती है ना। और सब चीज़ डिपेंड करता है कि मेरे पास उसके लिए एविडेंसेस क्या है, हमने कैसे उन चीज़ों को प्रूफ किया है। अनटिल एंड अनलेस कोर्ट के समक्ष उन चीज़ों को प्रूफ न किया जाए, कोर्ट रिमेडी ग्रांट नहीं करेगी। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी कोर्ट के सामने हम कोई रिमेडी लेने जाते हैं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है हमें क्या क्या रिमेडी लेना है, हमें क्या क्या रिमेडी मिलना चाहिए, इन चीज़ों को हम स्पष्ट भाषा में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर हम अपने किसी बातों को रखने से असमर्थ है या नहीं रख पाते हैं, कोर्ट कभी इन चीज़ों को एज्यूम करके हमें रिमेडी ग्रांट नहीं करेगी। कोर्ट कभी भी एज्यूम नहीं करेगी कि हमें क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये पार्टी का ऑब्लिगेशन है, ये पार्टी की ड्यूटी है कि कोर्ट से उन्हें मांगना पड़ेगा। तो आज हम इस सेशन में तीन डॉक्ट्रिन को कवर करने की कोशिश की है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस एज पर सेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकेटा एज पर सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी, एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। ये तीनों डॉक्ट्रिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लाइक CA, CS, CMA स्टूडेंट्स, जिनके भी सिलेबस में कंटेंट है, खास करके CS वाले बच्चों को, LLB वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और अगर आपके कुछ डाउट हैं देन आप हमको कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें, और फर्दर हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए, लॉ से रिलेटेड कुछ अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम समय समय पे लॉ से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं और करते रहेंगे आने वाले समय में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।